हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम आज की वीडियो लेके आए हैं वो हमारी होने वाली है कंपनी लॉ के एक टॉपिक से। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि साधारण प्रस्ताव और विशेष प्रस्ताव में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे कि हम अपनी वीडियो में ये वाला जो चैप्टर है हमारा प्रस्ताव वाला, ये ऑलरेडी कवर करा चुके हैं, लेकिन हम जो देखते हैं कि उसमें हमने डिफरेंस नहीं कराया था, तो डिफरेंस आज की वीडियो में हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो हमारी बीकॉम के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि है कंपनी लॉ के आपकी बुक से। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो जल्दी से हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और वीडियो में अंत तक बने रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की। साधारण तथा विशेष प्रस्ताव में क्या अंतर है। ठीक है, प्रस्ताव यहाँ पे हमारे 2 दिए गए हैं। कौन सा? एक पहला है साधारण प्रस्ताव और दूसरा है विशेष प्रस्ताव। तो दोनों में जो अंतर है वो देख लेते हैं कि अंतर का आधार हमारा सबसे पहले है बहुमत। बहुमत में है जो साधारण प्रस्ताव, इसमें साधारण प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। ठीक है, विशेष साधारण प्रस्ताव पक्ष में बड़े मत विपक्ष में पड़े मतों की तुलना में अधिक हो तो वह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हुआ माना जाता है। क्या कह रहा है इसमें कि जो साधारण प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, किसी साधारण प्रस्ताव के पक्ष में पड़े मत विपक्ष में पड़े मतों की तुलना में अधिक हो, यानी कि जो कह रहे जो कि प्रस्ताव के पक्ष में पड़े मत है ना, वे विपक्ष में पड़े मतों से की तुलना में अधिक होंगे, तो वह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित हुआ माना जाएगा। ठीक है, जबकि जो विशेष प्रस्ताव है इसमें कह रहा है कि यदि प्रस्ताव को पारित कराने के लिए 3/4 बहुमत की आवश्यकता हो तो उसे विशेष प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो विशेष प्रस्ताव तभी पारित हुआ माना जाता है जबकि उस प्रस्ताव के पक्ष में पड़े मत विपक्ष में पड़े मतों की 3 गुना अधिक हो। ठीक है, ये जब भी माना जाएगा जब इसमें पड़े जो मत होंगे इसमें पड़े मत जो होंगे वो इसकी तुलना में 3 गुना अधिक होंगे। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि सभा की तुलना में उल्लेख। इसका मतलब है कि साधारण प्रस्ताव का सभा की तुलना में यह उल्लेख किया जाता है कि यह प्रस्ताव साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित किया जाए। ठीक है, जबकि विशेष प्रस्ताव की सभा की सूचना में उल्लेख आवश्यक है। इस सूचना में यह इरादा प्रकट कर दिया जाना चाहिए कि अमुक प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि जो पंजीकरण होता है, पंजीयन, इसका मतलब होता है कि साधारण प्रस्ताव का रजिस्ट्रार के पास पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि जो इसका होता है कि विशेष प्रस्ताव में क्या होता है कि विशेष प्रस्ताव पारित होने के 30 दिनों के भीतर उसका रजिस्ट्रार के पास पंजीयन कराना आवश्यक होता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ती किंतु इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इसकी आवश्यक है। तो अब आता है प्रकृति में कह रहा है कि साधारण प्रस्ताव सामान्यतः नैतिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, जबकि जो विशेष प्रस्ताव होते हैं वो सामान्यतः विशेष कार्यों को करने के लिए पारित करने पड़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि निर्णायक मत, इसमें कह रहा है कि साधारण प्रस्ताव की दशा में, ठीक है, सभापति निर्णायक मत दे सकता है, जबकि विशेष प्रस्ताव की दशा में सभापति को यह अधिकार नहीं होता। इसमें सभापति को अधिकार होता है किंतु इसमें नहीं होता। फिर कह रहा है कि अधिनियम में उल्लेख, इसमें वो कह रहा है कि साधारण प्रस्ताव कब कब आवश्यक होता है उन सभी परिस्थितियों का अधिनियम में उल्लेख नहीं है। ठीक है, इनके साधारण जो प्रस्ताव हो कब कब आवश्यक होगा इसका उल्लेख अधिनियम में नहीं है, जबकि विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता किन किन दशाओं में होती है इसका उल्लेख अधिनियम में किया गया है। फिर हमारा जो लास्ट का हमारा है वो है कि व्याख्यात्मक विवरण। इसमें क्या है कि साधारण प्रस्ताव की सूचना के साथ व्याख्यात्मक विवरण संलग्न नहीं करना पड़ता, जबकि जो विशेष प्रस्ताव की दशा में उस प्रस्ताव के महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण संलग्न करना पड़ता है। ठीक है, यहीं पे इन दोनों का डिफरेंस समाप्त होता है। ठीक है, यहीं पे हमने वीडियो हमारी ये खत्म होती है। और वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।